आइए सुनते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कपाल कुंडला का 7वां भाग। मेहरुन्निसा खास कमरे में बैठी तस्वीर बना रही थी। मोती मेहर के पीठ की तरफ बैठी हुई तस्वीर देख रही थी और पान चबा रही थी। मेहरुन्निसा ने पूछा, तस्वीर कैसी बन रही है? मोती बीबी ने उत्तर दिया, तुम्हारे हाथ की तस्वीर जैसी होना चाहिए वैसी ही बन रही है। दुख यही है कि कोई तुम्हारी बराबरी का कलाकार नहीं है। अगर यही बात हो तो इसमें दुख किस बात का? मेहरुन्निसा ने कहा। मोती बीबी ने उत्तर दिया, तुम्हारी बराबरी का यदि कोई होता तो तुम्हारे इस चेहरे का आदर्श रख सकता। मेहरुन्निसा ने फिर कहा, कब्र की मिट्टी में चेहरे का आदर्श रहेगा? मोती बीबी ने कहा, बहन, आज हृदय की हास्य प्रियता में इतनी कमी क्यों है? मेहरुन्निसा बोली, नहीं, प्रसन्नता में कमी तो नहीं है, फिर भी कल सवेरे ही जो तुम मुझे त्याग कर चली आओगी इसको कैसे भूल सकती हूँ? और 2 दिन रहकर तुम मुझे कृतार्थ क्यों नहीं किया चाहती? मोती ने कहा, सुख की इच्छा किसे नहीं होती? यदि वश चलता तो मैं क्यों जाती, लेकिन क्या करूँ, मैं पराधीन हूँ। मेहरुन्निसा ने कहा, मुझ पर अब वह तुम्हारा प्रेम नहीं रहा। यदि रहता तो तुम अवश्य रह जाती। आई हो तो रह क्यों नहीं सकती? मोती ने कहा, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा छोटा भाई मुगल सैन्य में मनसबदार है। वह उड़ीसा के पठानों के युद्ध में आहत होकर संकट में पड़ गया था। मैं उसकी ही विपद की खबर पाकर बेगम से छुट्टी लेकर आई थी। उड़ीसा में बहुत दिन लग गए, अब अधिक देर करना उचित नहीं। तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात हुई न थी, इसलिए यहाँ 2 दिन ठहर गई। मेहरुन्निसा ने कहा, बेगम के पास किस दिन पहुँचना स्वीकार कराई हो? मोती बीबी समझ गई कि मेहरुन्निसा व्यंग कर रही है। मार्मिक व्यंग करने में मेहरुन्निसा जैसी निपुण है वैसी मोती नहीं थी, लेकिन वह अप्रतिभ होने वाली नहीं थी। उसने उत्तर दिया, भला 3 महीने की यात्रा में दिन भी निश्चित करके बताया जा सकता है क्या? लेकिन बहुत दिनों तक विलंब कर चुकी, और अधिक विलंब असंतोष का कारण बन सकता है। मेहरुन्निसा ने अपनी लोकमोहिनी हंसी से हंसकर कहा, किसके असंतोष की आशा कर रही हो, युवराज की या उनकी महिषी की? मोती बीबी ने थोड़ा अप्रतिभ होकर कहा, इस लज्जाहीना को क्यों लजाती हो, दोनों को असंतोष हो सकता है। मेहरुन्निसा ने कहा, लेकिन मैं पूछती हूँ, तुम स्वयं बेगम नाम क्यों धारण नहीं करती? सुना था कुमार सलीम तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। अब उसमें क्या देर है? मोती ने कहा, मैं स्वभाव की स्वाधीन ठहरी, जो कुछ स्वाधीनता है उसे क्यों नष्ट करूं? बेगम की सहचारणी होकर आसानी से उड़ीसा भी आ सकी, सलीम की बेगम होकर क्या इस तरह आ सकती थी? मेहरुन्निसा ने फिर कहा, जो दिल्लीश्वर की प्रधान महिषी होगी उसे उड़ीसा आने की क्या जरूरत? मोती ने कहा, सलीम की प्रधान महिषी होंगी ऐसी स्पर्धा तो मैंने कभी नहीं की। इस हिंदुस्तान में दिल्लीश्वर की प्राणेश्वरी होने लायक तो एक मेहरुन्निसा ही है। मेहरुन्निसा ने सर नीचा कर लिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह बोली, बहन, मैं नहीं जानती कि वह बात तुमने मुझे दुख पहुंचाने के लिए कही या मेरी थाह लेने के लिए, लेकिन तुमसे मेरी भीख है कि मैं शेर अफगन की बीवी हूँ, हृदय से उसकी दासी हूँ, भूल कर ऐसी बात ना करो। निर्लज्जा मोती इस तिरस्कार से लजाई नहीं, वरन उसने और भी सहयोग पाया। बोली, तुम जैसी पतिव्रत प्राणा हो यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे यह बात मैंने कही है। सलीम अभी तक तुम्हारे सौंदर्य को भूल नहीं सके हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है, सावधान रहना। मेहरुन्निसा बोली, अब समझी, लेकिन डर किस बात का? मोती बीबी ने कहा, जरा इधर उधर देखने के बाद कहा, वैधव्य की आशंका है। यह कहकर मोती मेहरुन्निसा के चेहरे पर एक गहरी निगाह डाल कुछ समझने की चेष्टा करने लगी, लेकिन मेहरुन्निसा के चेहरे पर डर या प्रसन्नता के कोई भी लक्षण न दिखाई दिए। मेहरुन्निसा ने बड़े ही घमंड के साथ कहा, वैधव्य की आशंका? शेर अफगन अपनी रक्षा करने में कमजोर नहीं है, विशेषतः अकबर के शासन में उनका लड़का भी बिना दोष के दूसरे का प्राण नष्ट करके बच नहीं सकता। मोती ने कहा, यह सच है, लेकिन आगरे के ताजे समाचारों से मालूम हुआ है कि अकबर बादशाह का अंतकाल हो चुका है, सलीम सिंहासनारूढ़ हुए हैं। दिल्लीश्वर का दमन कौन कर सकता है? मेहरुन्निसा आगे कुछ न सुन सकी।
उसका समूचा शरीर सिहर और कांप उठा। उसने फिर अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बह गई। मोती बीबी ने पूछा, क्यों रोती हो? मेहरुन्निसा एक ठंडी सांस खींचकर बोली, सलीम हिंदुस्तान के तख्त पर है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? मोती बीबी का मनस्काम सिद्ध हुआ। उसने कहा, आज भी तुम युवराज को एक क्षण के लिए भी भूली नहीं। मेहरुन्निसा ने गदगद स्वरों में कहा, कैसे भूलूंगी? अपने जीवन को भूल सकती हूँ, लेकिन युवराज को भूल नहीं सकती। लेकिन सुनो बहन, एकाएक हृदय का आवरण पट खुल गया और तुमने सारी बातें जान ली, लेकिन तुम्हें मेरी कसम है यह बात दूसरे के कान में न पहुँचे। मोती ने कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, लेकिन सलीम जब यह सुनेंगे कि मैं बर्धमान गई थी तो वह अवश्य पूछेंगे कि मेहरुन्निसा से मिली। मेहरुन्निसा ने मेरे बारे में कुछ कहा तो मैं उनसे क्या कहूँगी? मेहरुन्निसा ने कुछ देर सोचकर कहा, यही कहना कि मेहरुन्निसा हृदय में तुम्हारा ध्यान करेगी, प्रयोजन होने पर उनके लिए प्राण तक विसर्जन कर सकती है, लेकिन अपना कुल और मान समर्पण नहीं कर सकती। इस दासी का स्वामी जब तक जीवित है तब तक वह दिल्लीश्वर को मोह नहीं दिखा सकती। यदि दिल्लीश्वर द्वारा मेरे पति का प्राणांत होगा तो इस जन्म में स्वामी हंता के साथ मिलन हो न सकेगा। यह कहकर मेहरुन्निसा अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई। मोती बीबी आश्चर्यान्वित होकर रह गई, लेकिन विजय मोती बीबी की ही हुई थी। मेहरुन्निसा के हृदय का भाव मोती बीबी ने निकाल लिया। मोती के हृदय की आशा या निराशा की छाया मेहरुन्निसा न पा सकी, जो अपनी विलक्षण बुद्धि से बाद में दिल्लीश्वर की ईश्वरी हुई। वह बुद्धि चातुरी में मोती के सामने पराजिता हुई। इसका कारण मेहरुन्निसा प्रणयशालिनी है और मोती केवल स्वार्थपरायण। मनुष्य हृदय की विचित्र गति को मोती बीबी खूब पहचान सकती है। मेहरुन्निसा के बारे में हृदय में आलोचना कर जिस सिद्धांत पर वह उपनीत हुई, अंत में वही सिद्ध हुआ। वह समझ गई कि मेहरुन्निसा वास्तव में जहांगीर की प्रणयानुरागिनी है। अतएव नारी दर्प बस अभी चाहे जो कहे, कालांतर में सुयोग उपस्थित होने पर वह अपने मन की गति को रोक न सकेगी। बादशाह अपनी मनोकामना अवश्य सिद्ध करेंगे। इस सिद्धांत पर उपनीत होकर मोती की सारी आशा निर्मूल हो गई। लेकिन इससे क्या मोती बहुत दुखी हुई? यह बात नहीं। इसके बदले उसने स्वयं कुछ सुख का अनुभव ही किया। हृदय में ऐसा भाव क्यों उदित हुआ, मोती स्वयं भी पहले समझ न सकी। उसने आगरे के लिए यात्रा की। राह में कितने ही दिन बीते। इन कई दिनों में वह अपने चित्त के भाव को समझने का प्रयास करती रही। अंततः वह राजनिकेतन में पहुंच गई। मोती बीबी यथा समय आगरे पहुंची। अब इसे मोती कहने की आवश्यकता नहीं है। इन कई दिनों में उसकी मनोवृत्ति बहुत कुछ बदल गई थी। उसकी जहांगीर के साथ मुलाकात हुई। जहांगीर ने पहले की तरह उसका आदर कर उसके भाई का कुशल संवाद और राह की कुशल आदि पूछी। लुत्फुन्निसा ने जो बात मेहरुन्निसा से कही थी वह सच हुई। अन्यान्य प्रसंग के बाद वर्धमान की बात सुनकर जहांगीर ने पूछा, कहती हो कि मेहरुन्निसा के पास 2 दिन तुम ठहरी, मेहरुन्निसा मेरे बारे में क्या कहती थी? लुत्फुन्निसा ने अकपट हृदय से मेहरुन्निसा के अनुराग की सारी बातें कह सुनाई। बादशाह सुनकर चुप हो रहे। उनके बड़े बड़े नेत्रों में एक बिंदु जल आकर ही रह गया। लुत्फुन्निसा ने कहा, जहां पनाह दासी ने शुभ संवाद दिया, अभी भी दासी को किसी पुरस्कार का आदेश नहीं हुआ। बादशाह ने हंसकर कहा, बीवी तुम्हारी आकांक्षा अपरिमित है। जहां पनाह दासी का क्या कसूर है? लुत्फुन्निसा ने कहा, बादशाह ने कहा, दिल्ली के बादशाह को तुम्हारा गुलाम बना दिया है और फिर भी तुम पुरस्कार चाहती हो। लुत्फुन्निसा ने हंसकर कहा, स्त्रियों की आकांक्षा भारी होती है। बादशाह ने कहा, और कौन सी आकांक्षा है? लुत्फुन्निसा बोली, पहले शाही हुक्म हो कि बांदी की अर्जी कबूल की जाएगी। बादशाह ने कहा, अगर हुकूमत में खलल न पड़े तो अवश्य की जाएगी। तब लुत्फुन्निसा ने कहा, एक के लिए दिल्लीश्वर के काम में खलल न पड़ेगा। बादशाह ने कहा, तो मंजूर है। बोली, कौन सी बात है, बोलो। लुत्फुन्निसा बोली, इच्छा है एक शादी करूंगी। जहांगीर ठहाका मारकर हंस पड़े। बोले, है तो बड़ी भारी चाह, कहीं सगाई ठीक हुई? लुत्फुन्निसा बोली, जी हाँ हुई है, सिर्फ शाही फरमान की देर है।
बिना हुजूर की इच्छा के कुछ भी न हुआ। बादशाह ने कहा, इसमें मेरे हुक्म की क्या ज़रूरत है? किस भाग्यशाली को सुख सागर में डुबोगी? लुत्फुन्निसा ने कहा, दासी ने दिल्लीश्वर की सेवा की है, इसलिए द्विचारणी नहीं है। दासी अपने स्वामी के साथ ही शादी करने का विचार कर रही है। बादशाह ने कहा, सही है, लेकिन इस पुराने नौकर की क्या दशा होगी? लुत्फुन्निसा ने कहा, दिल्लीश्वरी मेहरुन्निसा को सौंप जाऊंगी। बादशाह ने कहा, दिल्लीश्वरी मेहरुन्निसा, ये कौन है? लुत्फुन्निसा ने कहा, जो होगी। जहांगीर मन ही मन समझ गए कि मेहरुन्निसा दिल्लीश्वरी होगी। ऐसा विश्वास लुत्फुन्निसा को हो चुका है। अतएव अपनी इच्छा विफल होने के कारण राज्य परिवार से विरागवश हटने का अवसर लिया चाहती है। ऐसा सुनकर जहांगीर दुखी होकर चुप रहे। लुत्फुन्निसा ने पूछा, शहंशाह की क्या ऐसी मर्जी नहीं है? बादशाह ने कहा, नहीं, मेरी गैर मर्जी नहीं है, लेकिन स्वामी के साथ फिर विवाह करने की क्या ज़रूरत है? लुत्फुन्निसा ने कहा, कालक्रम के प्रथम विवाह में स्वामी ने पत्नी रूप में ग्रहण किया था। अभी जहाँ पनाह दासी का त्याग न करेंगे। बादशाह मजाक में हंसकर फिर गंभीर हो गए। बोले, दिलजान, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो वही करो, लेकिन मुझे त्याग कर क्यों जाती हो? क्या एक ही आसमान में चांद और सूरज दोनों नहीं रहते, या एक डाली में दो फूल नहीं खिलते? लुत्फुन्निसा आंखें फाड़कर बादशाह को देखती रही। बोली, हुजूर, छोटे छोटे फूल जरूर खिलते हैं, लेकिन एक ताल में दो कमल नहीं खिलते। हुजूर के शाही तख्त की कांटा बनकर क्यों रहूं? इसके बाद लुत्फुन्निसा अपने महल में चली गई। उसकी इच्छा ऐसी क्यों हुई, यह उसने जहांगीर से नहीं बताया। अनुभव से जो कुछ समझा जा सकता था, जहांगीर वही समझकर शांत हो रहे। भीतरी वास्तविक तथ्य कुछ भी समझ न सके। लुत्फुन्निसा का हृदय पत्थर है। सलीम की रमणी हृदय को जीतने वाली राज्य कांति ने भी कभी उसका मन मुग्ध न किया था, लेकिन इस बार उस पाषाण में भी मुग्ध करने के कीड़े में ने प्रवेश कर लिया। अपने महल में जन्म अवधि हम रूप निहारलु, नयन न तिरुपति भयल। सोई मधुर बोल छुत होई, सुनन श्रुति पथ परसन गयल। लुत्फुन्निसा ने अपने महल में पहुंचकर पेशमन को बुलाया और प्रसन्न हृदय से अपनी पोशाक बदली। स्वर्ण मुक्तादि खचित वस्त्र उतार कर पेशमन से कहा, यह पोशाक तुम ले लो। सुनकर पेशमन बहुत विस्मय में आई। पोशाक बहुत ही बेशकीमती और हाल ही में तैयार की हुई थी। बोली, पोशाक मुझे क्यों दे रही हैं? आज क्या खबर है? लुत्फुन्निसा बोली, शुभ संवाद है, यह तो मैं भी समझ रही हूँ। पेशमन ने कहा, क्या मेहरुन्निसा का भय दूर हो गया? लुत्फुन्निसा ने कहा, दूर हो गया, अब उस बारे में कोई चिंता नहीं है। पेशमन ने खूब खुशी जाहिर करके कहा, तो अब मैं बेगम की दासी हुई? लुत्फुन्निसा ने कहा, अगर बेगम की दासी होना चाहती हो तो मैं मेहरुन्निसा से सिफारिश कर दूंगी। पेशमन बोली, है यह क्या? आपने ही तो कहा था कि मेहरुन्निसा के अब बादशाह की बेगम होने की कोई संभावना नहीं है। लुत्फुन्निसा बोली, मैंने यह तो बात तो नहीं कही थी। मैंने कहा था कि इस विषय में अब मुझे कोई चिंता नहीं। पेशमन बोली, चिंता क्यों नहीं है? यदि आप आगरे की एकमात्र अधीश्वरी न हुई तो सब व्यर्थ है। लुत्फुन्निसा ने कहा, आगरा से अब कोई संबंध न रखूंगी। पेशमन ने कहा, है, मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं। तो वह शुभ संवाद क्या है, समझाकर बताइए ना। लुत्फुन्निसा ने कहा, शुभ संवाद यही है कि इस जीवन में आगरे को छोड़कर अब मैं चली। पेशमन ने कहा, कहाँ जाएंगी? लुत्फुन्निसा ने कहा, बंगाल में जाकर रहूंगी। हो सका तो किसी भले आदमी के घर की गृहिणी बनकर रहूंगी। पेशमन ने कहा, यह व्यंग नया जरूर है, लेकिन सुनकर कलेजा कांप उठता है। लुत्फुन्निसा ने कहा, व्यंग नहीं करती, मैं सचमुच आगरा छोड़कर जा रही हूँ। बादशाह से विदा ले आई हूँ। यह कुप्रवृत्ति आपकी क्यों हुई? पेशमन के मन में सवाल उठा। लुत्फुन्निसा ने कहा, यह कुप्रवृत्ति नहीं है। बहुत दिनों तक आगरे में रही, क्या नतीजा हुआ? बचपन से ही सुख की बड़ी आस थी। उसी आस प्यास को बुझाने के लिए बंगाल से यहाँ तक आई। इस रत्न को खरीदने के लिए कौन सा मूल्य मैंने नहीं चुकाया।
कौन सा दुष्कर्म नहीं मैंने नहीं किया, और जिस उद्देश्य के लिए यह सब किया उसमें मैं क्या नहीं पा सकी। जिस उद्देश्य के लिए यह सब किया उसमें मैं क्या नहीं पा सकी। ऐश्वर्य, संपदा, धन, गौरव, प्रतिष्ठा, सबका तो छक्कर मजा लिया, लेकिन इतना पाकर भी क्या हुआ। आज यहाँ बैठकर हर दिन को गिनकर कह सकती हूँ कि एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी सुखी न हो सकी। कभी परितृप्त न हुई, सिर्फ प्यास दिन पर दिन बढ़ती जाती है। चेष्टा करूँ तो और भी संपदा, और भी ऐश्वर्य लाभ कर सकती हूँ, लेकिन किस लिए। इन सब में सुख होता तो क्यों एक दिन के लिए भी सुखी न होती। यह सुख की इच्छा पहाड़ी नदी की तरह है। पहले एक निर्मल पतली धार जंगल से बाहर होती है, अपने गर्भ में आप ही छिपी रहती है, कोई जानता भी नहीं, अपने ही कल कल करती है, कोई सुनता भी नहीं। क्रमशः जितना आगे बढ़ती है उतनी ही बढ़ती है इच्छा, लेकिन उतनी ही पंकिल होती है। केवल इतना ही नहीं, कभी वायु का झकोरा पा लहरें मारती है, उसमें हिंस्र जीवों का निवास हो जाता है। जब शरीर और बढ़ता है तो कीचड़ और भी मिलता है, जल गंदला हो जाता है, खारा हो जाता है। असंख्य ऊसर और रेत उसके हृदय में समा जाता है, वेग मंद पड़ जाता है। इसके बाद वह वृहत रूप, गंदा रूप सागर में जाकर क्यों विलीन हो जाता है, कौन बता सकता है। पेशमन ने कहा, मैं यह सब तो कुछ भी नहीं समझ पाती, लेकिन यह सब तुम्हें अच्छा क्यों नहीं मालूम पड़ता। लुत्फुन्निसा ने कहा, क्यों अच्छा नहीं मालूम पड़ता, यह इतने दिनों के बाद अब समझ सकी हूँ। 3 वर्षों तक शाही महल की छाया में बैठकर जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, उड़ीसा से लौटने के समय बाद में एक रात में वह सुख मिला, इसी से समझी। पेशमन ने कहा, क्या समझी। लुत्फुन्निसा ने कहा, मैं इतने दिनों तक हिंदुओं की देव मूर्ति की तरह रही, नाना स्वर्ण और रत्न आदि से लदी हुई, भीतर से पत्थर, इंद्रिय सुख की खोज में आग के बीच में घूमती रही, लेकिन अग्नि का स्पर्श कभी नहीं किया। अब एक बार देखना है, शायद पत्थर के अंदर से कोई रक्तवाही शिरा हृदय में आकर मिल जाए। पेशमन अचकचाई, यह भी मुझे अभी समझ में नहीं आता। लुत्फुन्निसा ने कहा, मैंने इस आगरे में कभी किसी से प्रेम किया है क्या। पेशमन ने धीरे से कहा, किसी से भी नहीं। लुत्फुन्निसा बोली, तो फिर मैं पत्थर नहीं हूँ तो क्या हूँ बताओ। पेशमन ने कहा, तो अब प्रेम करने की इच्छा है तो क्यों नहीं करती। लुत्फुन्निसा ने कहा, हृदय ही तो है, इसलिए आगरा छोड़कर जा रही हूँ। पेशमन बोली, इसकी जरूरत ही क्या है, आगरे में क्या आदमी नहीं है जो दूसरे देश में जाओगी। अब जो तुमसे प्रेम कर रहे हैं उन्हें तुम भी प्रेम क्यों नहीं करती। रूप में, धन में, ऐश्वर्य में, चाहे जिसमें कहें, इस समय दिल्लीश्वर से बढ़कर पृथ्वी पर कौन है। लुत्फुन्निसा बोली, आकाश में सूर्य चंद्र के रहते जल अधोगामी क्यों होता है। पेशमन बोली, मैं ही पूछती हूँ, क्यों। लुत्फुन्निसा बोली, ललाट लिखन भाग्य। लुत्फुन्निसा ने सारी बातें खुलकर न बताई। पाषाण में अग्नि ने प्रवेश किया, पाषाण गल रहा था। खेत में बीज बो देने से आप ही उगता है। जब अंकुर पैदा होता है तो ना कोई जान पाता ना देख पाता है, लेकिन एक बार बीज के बो जाने पर बोने वाला चाहे कहीं भी रहे, वह अंकुर बढ़कर वृक्ष बनकर मस्तक ऊंचा करता है। अभी वह वृक्ष केवल 1 अंगुल मात्र का है, तो देखकर भी कोई देख नहीं सकता। क्रमशः तिल तिल बढ़ रहा है। इसके बाद वह वृक्ष आधा हाथ, फिर 1 हाथ और 2 हाथ तक बढ़ जाता है। फिर भी उसमें यदि किसी का स्वार्थ न रहा तो उसे देखकर भी ख्याल नहीं करता। दिन बीतता है, महीने बीतते हैं, वर्ष बीतते हैं, इससे ऊपर दृष्टि जाती है, फिर उपेक्षा की तो बात ही नहीं रहती। क्रमशः वह वृक्ष बड़ा होता जाता है, अपनी छाया में दूसरे वृक्षों को नष्ट जरूर करता है, फिर और चाहिए क्या, खेत में एकमात्र वही रह जाता है। तो यह भाग यहीं तक, अगले भाग लेकर के फिर आती हूँ, तब तक के लिए विदा।